पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये पढ़ा था। मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन सब की वैल्यूज़ बताई थी। ठीक है, इनके डेरिवेशंस बताए थे, इनको याद रखे कितने की ट्रिक्स बताई थी, कैसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा और ये सब कुछ लर्न भी किया होगा। ठीक है, अब हम लोग 8.2 एक्सरसाइज करेंगे जो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जिन वैल्यूज़ का आप लोगों ने लर्न किया है उसी को हम लोग यहाँ पुट करके इनका रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसकी कुछ पार्ट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए, तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस क्वेश्चन की बात करें, छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली इसका रिजल्ट आप लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहां करता हूं मैं। देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, tan 45 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। ये आप लोगों ने याद की होगी, है ना। तो देखिए क्या होगा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर है, इसलिए 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2 और स्क्वायर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका वैल्यूज आपको याद करनी होगी। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे √3/2 और स्क्वायर है, इसलिए हम लोग स्क्वायर भी लगा देंगे। तो हमने कुछ भी नया कुछ नहीं किया, हमने tan स्क्वायर 45 डिग्री में tan 45 डिग्री की पुट कर दिया और वैल्यू पुट की, और स्क्वायर तो है ही। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री में cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी और स्क्वायर तो है ही। साइन स्क्वायर 60 डिग्री में भी साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी और स्क्वायर था, इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ √3/2 का स्क्वायर और ये भी √3/2 का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मतलब सेम ही तो है दोनों। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, 2 × 1 स्क्वायर। 2 × 1 स्क्वायर क्या होगा, 2 × 1 स्क्वायर मीन्स 2 × 1, आपको क्या आंसर मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर है ये। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, इन सब की वैल्यू पुट करते तो क्या होता है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। sec 30 डिग्री की वैल्यू, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो अभी हमने सबकी बस वैल्यू ही पुट की है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, 1/√2 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में 2/√3 + 2 है, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 तो होगा ही। √3 एंड 1 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा √3। ठीक है, √3 की टेबल में √3 1 टाइम्स आता है, मतलब √3 को √3 से डिवाइड करता हूँ 1 मिलेगा, 1 से इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिल जाएगा। फिर प्लस 1 से √3 को डिवाइड करते हैं, √3 टाइम्स ही डिवाइड होगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब वही काम करेंगे। देखिए, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, a/b अपॉन c/d। अगर किसी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, मतलब ये कि फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन है, तो क्या होता है आपने पहले पढ़ रखा है। देखिए, तो ऐसा होता है a/b ये है, इससे ये वाला जो फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा बट रेसिप्रोकल हो जाएगा d/c। जब भी किसी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो, मतलब डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन हो तो ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। क्या होगा, देखिए 1/√2 तो है ही हमारे पास, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3/2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन भी आता है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या मिलेगा,
√3 इंटू 1 तो √3 हो ही गया है। अपॉन में हमें क्या मिलेगा, ये √2 हमारे पास पड़ा ही है। इन दोनों में से क्या करूं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस √3, ठीक है। वैसे तो यही आंसर सफिशिएंट है, इतना भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी बुक में जो आंसर है वो इससे मैच नहीं हो रहा है। हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हमें 1 प्लस √3 दिखाई दे रहा है, इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। इतना भी छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, रेशनलाइज करेंगे, √3 अपॉन 2√2 तो हमारे पास है ही। 1 प्लस √3 को मैं ऐसे लिख देता हूं, √3 प्लस 1, रेशनलाइजेशन में आसानी रहेगी। अब हमें रेशनलाइज करना है, मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है। √3 प्लस 1 का अगर रेशनलाइजेशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, √3 प्लस 1 को रेशनलाइज करना है तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो मुझे प्लस से करना पड़ता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा करने पर ये सिंप्लीफाई हो जाता है। डिनोमिनेटर से ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिख रहा है, ये रूट वाली चीज हट जाती है, इसलिए हम लोग ये यूज किया करते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या होने वाला है, न्यूमरेटर में √3 इंटू √3 माइनस 1 है। आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बाहर भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 को, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, √3 इंटू माइनस 1 माइनस √3 हो जाएगा। अपॉन में क्या चेंजेस होंगे देखिए, 2√2 तो जैसा था वैसा एज इट इज मैंने रखा है। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, याद होगा आपको, यहां लिख के बताता हूं देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, √3, और b का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी यहां लग जाएगी, ठीक है। इससे ये रूट हट जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर तो 3 माइनस √3 रहने देता हूं, 2√2, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। अब यहां डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये जो 2 होगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बना देगा। तो 3 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू दिस 2 ही तो है, ये 2 इंटू 2 4 और √2 हमारे पास पड़ा है। तो इस फॉर्म में आपका आंसर आया है। देखा जाए तो और भी रेशनलाइजेशन किया जा सकता है, ये जो √2 है इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो √2 अपॉन √2 है ना, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट सफिशिएंट है, इतना भी सफिशिएंट ही था। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये इस थर्ड पार्ट का रिजल्ट होगा, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। यहां भी हमें सबकी वैल्यूज ही पुट करनी है। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, और स्क्वायर है तो हम लोग साथ में स्क्वायर भी लिख देंगे। 5 ये रहा, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर हमने वैसा का वैसा यूज कर लिया। फिर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3, और हम इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहां पे क्या है, स्क्वायर है। फिर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर है इसलिए हम लोग इसका कर देंगे स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो हमने सबकी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम लोग डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख देंगे। वैसे तो और भी यहाँ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं है, क्योंकि वो आगे की एक्सरसाइजेस में, ठीक है। वैसे जब भी आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग उसमें कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूले यहाँ बन रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, उसको करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, जिनमें से हम लोग एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली एक फॉर्मूला भी होता है, ये डायरेक्ट वन भी होता है, लेकिन अभी मैं ये वैल्यूज पुट करके बता रहा हूँ। देखिए 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 1/4, फिर प्लस यहां देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 2/√3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, 2/√3 का स्क्वायर, तो 4/3 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 4/3। तो न्यूमरेटर में जो 4 मिल रहा है वो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और अपॉन में हमारे पास होगा 3, ठीक है। क्लियर है ये।
यहां पर भी हम लोग ये जो 5 इंटू 1/4 लिखा है इसको हम 5/4 लिख सकते हैं। 5 1 5 अपॉन 4 लिख देता हूं 5/4। अब देखिए -1 का स्क्वायर होता है 1। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। 1/4 प्लस 3/4 वैसे आप जानते हैं 1 होता है क्योंकि ये 1/4 ये 3/4 है ना, दोनों का सम 1 ही होता है। आप अलग से एलसीएम लेके ऐड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही, है ना। तो 4, 3 एंड 1 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 4, 3 एंड 1 एलसीएम लेना आपको आता ही है ना। तो 4, 3 एंड 1 का एलसीएम लेते तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब जो एलसीएम आया उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे डिवाइड करके देखते हैं ना। तो एलसीएम 12 है, 12 को अगर मैं इस 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 3 जा 12, 3 टाइम्स डिवाइड होता है। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ 12 है, 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 4 टाइम्स डिवाइड होता है, 3 4 जा 12 होता है ना, 4 टाइम्स डिवाइड होता है। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 64, ठीक है। फिर माइनस यहां अपॉन में क्या है, 1 है, सबके अपॉन में 1 होता है, कुछ भी नहीं होता हम हमेशा अपॉन में 1 ले सकते हैं। 1 से 12 टाइम्स ही डिविजिबल है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 जा 12 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में वैसे तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ गए कि ये 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको समझना ही चाहते हो तो मैं देखो यहाँ पे एलसीएम लेके बता देता हूँ। 4 एंड 4 के एलसीएम 4 ही होता है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें एलसीएम लेके देख के करने की भी जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हैं, 1 + 3 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 3 4 हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये जो दोनों 4 है ये कट जाएंगे, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, मिलना तो हमें 1 ही है, ठीक है। और आप समझ जाए तो पहले ही 1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ यही चीज बची है जो ये ऊपर लिखी हुई है, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 15 + 64 फिर -12 करना है। आप कैसे भी करो, आप पहले इसको ऐड करके फिर -12 कर दो, या ऐसा कर दो 15 - 12 कितना होता है, इजी है करना। 15 में से 12 माइनस करोगे तो आप इजीली बता सकते हैं 3 आएगा, है ना। और उस 3 को आप 64 में ऐड कर दो, तो 3 को 64 में ऐड करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 67, और अपॉन में हमारे पास क्या है, 12 है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसकी अगर हम लोग 5th पार्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 67/12 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 4th पार्ट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू मतलब सबकी वैल्यू ही पुट करनी है। उसके बाद देखिए इसमें प्रॉब्लम क्यों आते हैं स्टूडेंट्स को आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इन सब की मैंने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आती स्टूडेंट्स को। इसके बाद एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है आंसर मैच नहीं होता है जो रिक्वायरमेंट है आंसर की। देखिए अब यहां पर न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन 1 तो होता ही है कि नहीं। तो न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। देखो इसके न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शंस है उनको हम लोग देखो ऐड है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब काम करेंगे। तो 2 1 एंड √3, 2 1 एंड √3 इनका एलसीएम होता है 2√3, है ना। 2√3 होता है इसके एलसीएम, मतलब ये सभी डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। को प्राइम भी है। अब देखिए कभी को प्राइम नंबर्स होते हैं तब भी हम लोग उन दोनों को मल्टीप्लाई ही कर दिया करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए 2 से अगर मैं 2√3 को डिवाइड करता हूं तो मुझे √3 ही मिलेगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस 1 से 2√3 को डिवाइड करें तो 2√3 ही मिलेगा। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3। फिर माइनस √3 से 2√3 को डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है। 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है।
इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी यही काम करेंगे। यहाँ अपॉन 1 तो होगा ही, सबके साथ होता है। √3 2 and 1 इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम वही आएगा जो हमने ऊपर लिया था, ठीक है। तो 2√3 एलसीएम हो गया। अब √3 से अगर 2√3 को डिवाइड करें तो 2 ही आएगा। 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, फिर प्लस इस 2 से 2√3 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 2√3 को डिवाइड करते हैं √3 मिलेगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मिल जाएगा। क्लियर है इतना। फिर देखिए 1 से 2√3 को डिवाइड करते हैं 2√3 आता है, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2√3। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा, कोई इसमें खास बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम आती भी नहीं है स्टूडेंट्स को। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2√3 है और ये 2√3 है, ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, दोनों के डिवाइड में सेम चीज़ है और साथ में कुछ और प्लस माइनस में नहीं है। आप ऐसा मत कर लेना कि 2√3 से 2√3 कट जाए, √3 से √3 और इससे, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये अकेले नहीं, इनके साथ कुछ और भी है जो प्लस और माइनस में है। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, √3 प्लस 2√3 ऐड करते हैं, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, और ये है -4। √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 और ये है -4। ठीक है, यहां भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 और ये क्या है +4। ठीक है, यहां तक स्टूडेंट से क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो यहां तक तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहां पे हमें जो 3√3 + 4 दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। बस यही इसमें खास बात है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं तो हमें यहाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर रेशनलाइजेशन कर देता हूं। देखिए रेशनलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3√3 + 4 है तो क्या करेंगे, 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई, 3√3 - 4 से डिवाइड, 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए 3√3 - 4, 3√3 - ये तो दोनों सेम ही है, 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4 सेम है, मतलब होल स्क्वायर हो जाना चाहिए इसका, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। इसके बाद मैं a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकता हूं, या आप चाहें तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो भी बात सही है, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे a + b इंटू a - b फिर से आइडेंटिटी यूज हो रही है जो हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहां हो जाएगा 3√3² - 4², a + b इंटू a - b हो जाएगा a² - b²। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए यहां तो हमें a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। तो a का काम करेगा 3√3 और b का काम करेगा 4, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए a² का मतलब हो गया 3√3², फिर -2ab, 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, 2 इंटू 3√3 और साथ में क्या है 4, तो a² - 2ab फिर प्लस b², तो b का काम कर रहा है 4, तो इधर हो जाएगा +4²। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। डिनोमिनेटर में हम पहले ही लगा चुके हैं a + b इंटू a - b आइडेंटिटी, तो a² - b² हमने फॉर्म में लिखा है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए इस 3 का स्क्वायर मैं यहाँ बता देता हूँ, 3 का स्क्वायर तो होता है, 3√3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 3 का तो स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा 27, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 27, फिर -4 का स्क्वायर आप सब जानते ही हैं 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप वापस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। देखिए अब आगे क्या करेंगे, 3√3 का स्क्वायर अभी तो हमने डिस्कस किया क्या होता है 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये √3 साथ में है, मल्टीप्लीकेशन में है लेकिन साथ में रहेगा, है ना। फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 होल अपॉन 27 - 16, 27 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
11 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो √3 के साथ वाली टर्म है, ये विदाउट √3 है, दोनों ऐड हो सकती है। 27 + 16, 27 + 16, 27 + 16 हो जाएगा कितना 43 माइनस ये कितना है 24 √3/11। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और 4 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, जिनमें से मैं 2 पार्ट्स कराऊंगा, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी पार्ट्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये समझाने के बाद इजी है। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या गिवन है, sin 2a = 2 sin a, ये गिवन है। इज ट्रू व्हेन a = मतलब ये बोल रहा है कि ये जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, sin 2a = 2 sin a, ये ट्रू होगी। लेकिन कब, a की वैल्यू ऐसी कौन सी हो जिसके लिए ये ट्रू हो, ये आपको बताना है कि a की ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जिसके लिए क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। क्लियर है ये? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड काम में लेंगे। मतलब ये जो 4 वैल्यूज आपको दी है, इनको यहाँ पुट करके देखेंगे। ठीक है, जो सेटिस्फाई होता है वही आपका आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस हुआ करते हैं जो हिट एंड ट्राई से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये 0 डिग्री यहां भी पुट करना है, यहां भी पुट करना है। देखिए मैं पुट करके बताता हूं। हमारे पास है sin 2a = 2 sin a। सबसे पहले मैं 0 डिग्री को पुट करके देखता हूं। अगर मैं 0 डिग्री को यहां पुट करता हूं तो साइन क्या होगा, 2 × 0, a की जगह 0 डिग्री पुट कर रहा हूं ना यहाँ पे, तो क्या होगा 2 × 0, 0 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर भी a की जगह मैं 0 डिग्री पुट करता हूं तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, क्या सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए साइन 0 डिग्री होता है 0, ठीक है, यहां भी साइन 0 डिग्री होता है 0, तो 2 × 0 0 ही होगा, 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों कैसे हैं, इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहां हमें फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू मिल गया। बाकी वैल्यूज को भी आप लोग यहां पुट करके देख सकते हैं। हाँ, बाकी सभी वैल्यूज को अगर आप पुट करके देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी। और एक प्रॉब्लम 60 डिग्री अगर आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आप अभी 10th स्टैंडर्ड में तो नहीं जानते हो। ठीक है, एक्चुअली वो आंसर भी नहीं है, तो यहाँ आपको रिजल्ट सिर्फ 0 से ही मिलेगा। क्लियर है ये? और भी मेथड्स है इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन उसमें जो भी कंसेप्ट यूज होता है वो थोड़ा हाई लेवल का, 10th लेवल का नहीं है। ठीक है, तो जो भी इसमें रिजल्ट आपको मिलना है वो 10th लेवल के मेथड से आप लोग कर सकते हैं, जो हमने अभी किया। ठीक है, अब तो इसका ए ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में क्या होगा, देखिए रब कर देता हूं इसको। अब हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, फिर देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो क्या हो जाएगा 2 × 1/√3 होल अपॉन 1 - 1/√3 स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब 2 1 तो हो गया 2, अपॉन में हमारे पास है √3। ठीक है, यहां क्या होगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा 1/3। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, यहां पे फ्रैक्शन है इसलिए हमें एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2/√3 होल अपॉन, यहां हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा, क्योंकि इसके अपॉन में तो 1 होता है ना। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3। 1 से ये अपॉन वाले 1 से ये जो 3 है 3 टाइम्स डिविजिबल है, और 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 1 टाइम्स डिविजिबल है ना, तो 3 1 3, तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो इजी है ना। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो सकता है, इधर करते हैं। 2/√3 है और अपॉन में हमें क्या मिलेगा, 3 - 1 क्या हो गया 2, और अपॉन में है 3। ठीक है, आप में से जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो तो यहीं पे इसको काट के सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल से समझाता हूं। देखिए आप जानते हैं इस फ्रैक्शन के अपॉन में ये फ्रैक्शन है, तो क्या होना चाहिए, डिवाइड में जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या मिलेगा, 2/√3 है और इसको लिख सकता हूं 3/2, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए ये 2 तो कट गए। ठीक है, अब 3/√3 है, ये भी कटेगा, लेकिन कैसे,
3 को आप जानते हैं ना, 3 का मतलब क्या है, √3 इंटू √3 ही तो होता है। 3 का मतलब है √3 इंटू √3, तो इसका मतलब ये जो 3 है इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और अपॉन में √3 है, तो √3 से ये √3 कट सकता है। आप लोग डायरेक्ट ही याद रखें, ये 3 है और ये √3 है, तो कटने के बाद यहाँ ऊपर √3 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या रिजल्ट मिला, √3 आंसर मिला। लेकिन √3 हमारे पास आंसर तो आया, बट प्रॉब्लम क्या है, जो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए यहाँ पे कहीं पर भी √3 नहीं है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो बस ये देखना है इन चारों में से √3 एक्चुअली किसकी वैल्यू है, ठीक है। √3 हमारे पास आंसर आया, तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। ये उससे मैच हो रही है नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। sin 60 डिग्री की बात करें तो sin 60 डिग्री होता है √3/2, यहाँ √3/2 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और यहाँ भी आ रहा है √3, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे भी चेक कर सकते हैं, बट आंसर तो आ गया। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, जो इससे मैच नहीं हो रही, तो एक ये वैल्यू है जो मैच हो रही है, तो सी हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा tan 60 डिग्री, सी ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इस तरह का एग्जाम्पल भी है बुक में, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन हुआ करता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन आना ही चाहिए। आपको tan a + b = √3 गिवन है एंड tan a - b = 1/√3 गिवन है। यहाँ tan गिवन है, चाहे आप कुछ भी हो, sin, cos, tan, cos x, sec, cot कुछ भी गिवन हो, ठीक है। ये दोनों सेम है, हो सकता है ये दोनों डिफरेंट हो, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। कुछ भी हो, करने का एक ही तरीका जो भी डिस्कस करेंगे। और आपको क्या दिया है, ए एंड बी दोनों का सम आपको 0 डिग्री टू 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ए और बी जो भी एंगल्स है उनका सम 90 डिग्री तक ही हो सकता है, 0 टू 90 डिग्री। क्लियर है, ए और बी एक्यूट एंगल है, ये हमें पता चलता है, क्योंकि ए और बी दोनों का सम 90 डिग्री तक ही पॉसिबल है, 0 टू 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, एंगल ए बी से ग्रेटर है। क्लियर है ये, तो सॉल्व करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है। हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे, उसमें इसका ऐसा रोल कुछ नहीं है। देखिए, तो tan a + b = √3 है, ठीक है। तो आप देखिए tan a + b, tan में √3 कब आता है वैल्यू, ये आपको सोचना होगा। tan की जो 5 वैल्यूज आपने याद की है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो उसमें √3 कब आता है, tan 60 डिग्री में आता है, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए, tan a + b = tan 60 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल को इस एंगल से कंपेयर कर सकते हैं, हमेशा तो नहीं कर सकते, बट एक्यूट एंगल होता है तब हम लोग कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल नहीं हो तो क्या करेंगे, वो आगे की क्लासेस में आपको सीखना है, ठीक है। तो a + b = क्या है यहाँ पे, 60 डिग्री, ठीक है। आपके सिलेबस में ओनली एक्यूट एंगल सी है, तो a + b आपको 60 डिग्री मिल गया। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं, ठीक है। इसी तरह से यहां भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। tan a - b = 1/√3 है, तो tan a - b = 1/√3, tan में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैं 1/√3 को लिख सकता हूं tan 30 डिग्री। अब tan a - b = tan 30 डिग्री है, तो इनका जो एंगल है उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, मतलब tan हट जाएंगे, a - b = 30 डिग्री में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग दे देते हैं 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3rd चैप्टर आपका है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। उसमें एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपने सीखा होगा, और नहीं भी सीखा है अभी तक, अगर आपने वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे करेंगे। इक्वेशन 1st एंड 2nd है, या तो इनको आप ऐड कर लीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी से भी हो जाएगा। देखिए मैं ऐड ही कर देता हूं, बाय इक्वेशन 1st + इक्वेशन 2nd, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। देखिए ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होता है और राइट हैंड साइड से ऐड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a + b + a - b = 60 डिग्री + 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, a + b, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, a - b, दोनों को ऐड किया और दोनों के राइट हैंड साइड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री को भी ऐड कर दिया। देखो क्या हो गया, प्लस बी एंड माइनस बी कट गया, a + a कितना हो गया, 2a, 60 डिग्री + 30 डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब a की वैल्यू चाहिए,
ए एंड बी की वैल्यू एक्चुअली आपको यहाँ फाइंड करनी है। तो 2 से ये 90 डिग्री 45 टाइम्स कटता है, या तो 2 को अपॉन में भेज के काट दो या पहले काट दो चलेगा। ए इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें यहाँ पे। तो देखिए अब a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी को 60, ये दो इक्वेशन हमारे पास है। हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, तो a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। तो देखिए किस में पुट कर सकते हैं, यहीं कर देता हूं। a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट करो, सपोज फर्स्ट में पुट करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं a की वैल्यू। सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी करो, b की वैल्यू आपको मिलेगी। a की वैल्यू यानी कि 45 डिग्री हम लोग यहां पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 डिग्री को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, उधर भेजेंगे नेगेटिव हो जाएगा। अब 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करते हैं तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15 डिग्री। तो इस तरह से आपको a और b दोनों की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो भी सीखा, ठीक है, उसमें क्या यूज हो रहा है, ओनली एंगल्स ही यूज हो रहे हैं, ठीक है, जिनको आप पुट करके कैलकुलेशन ही कर सकते हैं। कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज हुई, ठीक है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिस पर राइट एंगल है बी पे, ठीक है, एंगल सी है 30 डिग्री, ये आपको गिवन है। और ये भी गिवन है कि ए बी की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये सब गिवन है। फाइंड क्या करना है, जहां मैंने एक क्वेश्चन मार्क बनाया, आपको बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, बीसी फाइंड करना है एंड एसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी है इस एग्जाम्पल में। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम जो भी कंसेप्ट काम में ले रहे हैं वही कंसेप्ट, वैसा ही कंसेप्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम में लेना है। देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले उसकी बात करें, बीसी, ठीक है। तो बीसी यहाँ किसका काम करते हैं, ये 30 डिग्री है, इसके ऑपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं, यही हमने किया है, ये परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये बच गया, ये क्या होगा, बेस होगा। तो हमें बेस फाइंड करना है और हमें पता है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप सोचिए परपेंडिकुलर एंड बेस में कोई रिलेशन है क्या, परपेंडिकुलर एंड बेस में कौन सा रिलेशन है, tan वाला रिलेशन है। कॉट का भी है, आप कॉट भी काम में ले सकते हैं। तो देखिए tan का रिलेशन है तो मैं tan का फॉर्मूला यहां लगाऊंगा, ठीक है। तो देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, फिर बेस कितना है हमें पता नहीं है, बीसी ही लिख देता हूं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये बात आपको समझ आई, मैंने tan ही क्यों यूज किया फॉर्मूला। देखो परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस हमें फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर बेस में जो रिलेशन था वो मैंने यहाँ लिख दिया tan, ठीक है, और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो देखिए आगे, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू 5/BC। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे BC की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BC इंटू 1 BC हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और √3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5√3। इस तरीके से आपको BC की वैल्यू मिल गई। सेंटीमीटर है, जो भी यूनिट हो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको BC की वैल्यू मिल गई। अब आपको BC की वैल्यू मिल गई तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, BC की वैल्यू है 5√3, ठीक है। अब आपको BC की वैल्यू भी पता है, AB की वैल्यू भी पता है। अब हमें ये हाइपोटेनस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं। ये भी मुझे पता चल चुका है, मैं इसको यूज करके भी ये फाइंड कर सकता हूं। आप चाहें तो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भी अब ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है ना। मैंने इतना कर दिया, इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम से भी, देखो दो साइड्स तो मिल चुकी है, ये साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं, बट मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहूंगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे, मैं इसको यूज कर लेता हूं, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो देखिए अगेन हम लोग वैसा ही फॉर्मूला लगाएंगे साइन का, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स कितना हुआ 5 अपॉन, सेंटीमीटर वगैरह सब लास्ट में लिखेंगे, अपॉन में क्या है हाइपोटेनस मीन्स AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और ये है 5 अपॉन AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी, AC इंटू 1 हो जाएगा AC,
2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 10, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। इस तरह से आपको AC की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए एग्जाम्पल 7th एग्जाम्पल में एक ट्राइंगल गिवन है PQR। ठीक है, एंगल Q राइट एंगल है, ये हमें बताया हुआ है। अगर ये राइट एंगल है तो इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस होगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, PR की लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड PQ की लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल QPR की वैल्यू और एंगल PRQ। कौन से एंगल्स, ध्यान दीजिए, QPR का मतलब इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और PRQ मीन्स दिस एंगल, ये एंगल भी आपको फाइंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं QPR मतलब इस एंगल की बात करता हूं, सबसे पहले मैं इसी एंगल की बात करता हूं। अगर मैं इस एंगल को फाइंड करना चाहता हूं, एंगल P कह सकता हूं या इसको QPR भी बोल सकते हैं। तो एंगल QPR अगर मुझे फाइंड करना है तो इस एंगल से रिलेटेड ऑपोजिट साइड क्या होगी। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हमेशा होगा और ये क्या होगा, बेस। मैं अभी इस एंगल की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, इस एंगल की बात करूंगा तब थोड़ी सिचुएशन फिर बदल जाएगी। तो देखिए हमें पता क्या क्या है, एंगल फाइंड करना है, ये तो हमें क्या पता है पहले उसको डिस्कस करते हैं। हमें बेस पता है एंड हाइपोटेन्यूस पता है। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन है ये सोचना है आपको। बेस एंड हाइपोटेन्यूस में कॉस होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉस थीटा, थीटा मीन्स दिस एंगल, इस एंगल का नाम है एंगल QPR। तो हम लोग QPR लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको थीटा कंसीडर करके, थीटा अज्यूम करके भी यहाँ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस एंगल QPR इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, ये बेस है 3 और ये हाइपोटेन्यूस है 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, कट जाएगा वैसे भी वो। ठीक है, अगर मैं लिखता भी हूं यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 3 भी 6 से कटेगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा कॉस एंगल QPR इज इक्वल टू, देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6, तो आपको क्या मिलेगा 1/2। तो कॉस एंगल QPR इक्वल टू हाफ आया। अभी भी इस एंगल की वैल्यू नहीं मिली है, इजीली अभी मिल जाएगी। देखिए हाफ किसकी वैल्यू होती है कॉस में, ये आपको सोचना है। कॉस एंगल QPR इज इक्वल टू हाफ कॉस में होता है कॉस 60 डिग्री। कॉस में 60 डिग्री पे कॉस 60 डिग्री वैल्यू होती है हाफ। कॉस में ही क्यों, क्योंकि इधर भी कॉस है, दोनों हटाने में आसानी रहेगी। तो कॉस एंगल QPR इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। अगर हम लोग एंगल को कंपेयर करते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले हमने किया था एक क्वेश्चन में, है ना, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। एंगल QPR इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने QPR फाइंड किया वैसे ही हम लोग PRQ भी फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगेन PRQ मीन्स दिस एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो इससे रिलेटेड ऑपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये काम करेगी बेस का। ठीक है, अब आपको कौन सी दो साइड्स पता है, ये दोनों, मतलब इस एंगल के लिए आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन होता है, आप लोग जानते हैं, साइन का रिलेशन होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा की जगह मैं इस एंगल को लूंगा, इसका नाम है PRQ, एंगल PRQ। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मींस 3 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो कटेगा और ये फिर से ये 3/6 कट के आपको क्या मिलना है, 1/2 ही मिलना है। ठीक है, अब देखिए 1/2 हमें मिल गया, किसकी वैल्यू, साइन एंगल PRQ। बिल्कुल इसी की तरह हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब साइन में हाफ कब होता है, साइन की कौन सी वैल्यू जो हाफ हमें देती है, कितना एंगल की वैल्यू होती है, तो आप याद करो 5 वैल्यू जो आपको पता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। तो साइन एंगल PRQ इज इक्वल टू, इस हाफ को लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, साइन ही लेना है हमें। अब दोनों साइन हटाएंगे, मतलब कि एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो एंगल PRQ इज इक्वल टू हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गई। क्लियर होगा इतना? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको लर्न करने के ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं।
ठीक है, थैंक यू।